नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ना चाहते हैं, तैयारी को आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप शुरू से क्लासेज अभी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं, मात्र 144, 45, 46 क्लास आपकी अभी हुई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लंबी वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं, आप आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने विस्तृत पढ़ाया है, सभी तथ्यों को पढ़ाया है, कोई भी तथ्य नहीं छोड़ा है। और जैसा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पर्सनली कोई हमसे नंबर नहीं मांगेगा। आपको जिसको भी कोई इंक्वायरी करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इंक्वायरी नंबर। आप रात्रि मतलब शाम को 7 से 9 बजे के बीच में आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी बात हो सकती है। कभी कभी किसी व्यस्तता के कारण शायद बात नहीं हो पाती होगी, तो आप 1-2 दिन बाद फिर से कॉल हमें कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ कैंडिडेट हमें कमेंट्स करते हैं कि मैम आप टॉपिक वाइज पढ़ाइएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको अभी तक पूरे YouTube के चैनलों पे कहीं आपको ऐसा मिला है कि आपको शुरू से पढ़ना शुरू कराया हो हिंदी साहित्य के इतिहास से, और एक क्रम में आपको ना पढ़ाया हो? बताइए, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन DS एकेडमी ने आपसे जैसा वादा करता हुआ DS एकेडमी चल रहा है, वैसे ही आपको सारे तथ्य देता हुआ चल रहा है। गौण भी रचनाओं को हम लेके आए हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। जो भी कैंडिडेट 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य है कि वो अपना एक विधिवत तथ्यों का संकलन कर लें और तैयारी को बेहतर कर लें। जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मतलब लग रहा है कि हाँ, वास्तविकता में तैयारी हम एक रिदम में आपको करा रहे हैं, कहीं पे कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ रहे हैं। गौण तथ्यों को भी हम लेके आते हैं, ना जाने कब विकल्प काटने में ही आपको सुविधा हो। चलिए, इसी के बाद में आपके क्लासों की डिमांड है कि क्लासों की संख्या बढ़ा दीजिए। चलिए मान लेते हैं 1% की क्लासों की संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी आपका जो फीडबैक है वो बहुत कम मिल पा रहा है। आप अपनी फीडबैक को बढ़ाइए, वैसे ही क्लासों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी के साथ में हमने आप लोगों के लिए एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की हुई है, जिसमें 6-7 टेस्ट पेपर शायद आपके हो गए हैं, और 125 प्रश्नों का वो आपका टेस्ट पेपर रहता है। टेस्ट पेपर जो है आपका वो पेड है। इसमें हम आपको ये जो आपका से जो हम शुल्क ले रहे हैं, शुल्क जो है वो 500 रुपये है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों के, यानी कि आपके पास 6250 प्रश्न होते हैं। वो नवीन प्रश्न हैं जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आगामी आने वाली परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न बनेंगे। अधिक से अधिक हमारा प्रयास यही है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न वहाँ से देखने को मिले, और यदि हुबहू कभी कभी कोई प्रश्न नहीं भी मिलता है, लेकिन उसकी जो भाषा शैली होगी उसमें विकल्प काट के भी आप उसके उत्तर तक पहुँचेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो भी छात्र या छात्राएं हमसे जुड़ी हुई हैं, जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या क्लास के अंत में हम आपको एक और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप डायरेक्ट उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपकी फीडबैक और आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब आप पे निर्धारित करता है, क्योंकि जैसे मैं कहना बंद कर देती थी आप क्लास को लाइक कीजिए, तो आप करते ही नहीं हो। चलिए, आपकी जैसी इच्छा, हमें तो अपना कार्य करना ही है, पूरा पढ़ाना है आपको। चलिए, आज हम बात करेंगे छायावाद में। हम चल रहे हैं आधुनिक काल के भी छायावाद में। देखिए, आप 150 क्लासों तक पहुंचने वाले हैं और अभी आपका छायावाद चल रहा है। इसका मतलब है कि आपको जो साहित्य पढ़ाया गया है अभी तक का, उसमें बहुत विस्तृत आपको चीज़ें दी गई हैं। अगर यूं ही मतलब सरलता से या ऊपरी तथ्यों को पढ़ा के निकलना होता तो इतना समय नहीं व्यर्थ किया होता। ये 150 क्लासों में तो कभी कभी होता क्या है कि 150 क्लासों में तो पूरा साहित्य ही यानी कि आप देखेंगे तो 5 महीने का समय भी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको 150 क्लासों में इतना मतलब विस्तृत दिया है। आप जो भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को, उत्तरों को आप हल करेंगे, तो बहुत कम ही प्रश्न होगा जो कोई बच पाएगा आपसे, वरना नहीं बचेगा। जो इतिहास ग्रंथों से प्रश्न बनता है वो नहीं बचेगा। चलिए, बात कर रहे थे हम छायावाद में। आज हम पढ़ेंगे छायावाद के जो अन्य कवि हैं, जो चतुष्टय कवि थे,
महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत जी, निराला जी, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब जो अन्यत्र कवियों में है, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, बाकी के जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे। और इस श्रृंखला के, इस क्लास के बाद में हम देखेंगे इसी के साथ में एक उत्तर छायावाद या कहें राष्ट्रीय चेतना करके एक और इसी के समकालीन एक प्रवृत्ति, काव्यधारा की प्रवृत्ति चल रही थी, राष्ट्रीय चेतना की काव्यधारा, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं और उन्होंने कैसे जनता को प्रेरित किया है अपने उसके लिए, मतलब जनता को जागृत किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम छायावाद के अन्य कवियों में। जो भी 2, 3, 4 कवि हैं हम उनको देखते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले नंबर पे राम कुमार वर्मा जी की। राम कुमार वर्मा जी की बात करें, वैसे तो ये एकांकीकार के रूप में, नाटककार के रूप में और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था। ठीक है, बात कर लेते हैं इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को कहाँ, सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। निधन 1990 ईस्वी में इनका हो गया था। ये इतिहासकार, नाटककार, निबंधकार, एकांकीकार व छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं या हमारे समक्ष आते हैं। इनका जब हमने इतिहास ग्रंथ पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, वो अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, पूरा नहीं हुआ था, एक शोधात्मक इतिहास ग्रंथ है। ये उसमें शोध कर रहे थे क्योंकि इनका जो नाम है वास्तविकता में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। ठीक है, तो वो अपूर्ण है, उसमें भक्ति काल तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, वो सब इतिहास में आपको विस्तृत वहाँ पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं काव्य की, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। काव्य में है रूपराशि 1931 की, निशीथ, चित्ररेखा 1935 की, आकाश गंगा, ये इनके काव्य संकलन के रूप में हमारे सामने आते हैं। निशीथ है, रूपराशि है, चित्ररेखा है, आकाश गंगा है। इसी के बाद में अन्य काव्य कृतियों में बात कर ले तो वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिता भी मिलता है, कहीं कहीं पे चिंता भी मिलता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, राम कुमार वर्मा का ही है। अंजलि है, चंद्र किरण है, जोहर है, एकलव्य है। एकलव्य इनका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसके विषय में कुछ कहा है, आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं नाटक में, तो नाटक में राज रानी सीता 1947 का और विजय पर्व, 2 नाटक हमारे सामने आते हैं। मुख्यतः एकांकीकार है ये, जनक के रूप में भी कहीं कहीं विवाद रहा है। एकांकी में पृथ्वीराज की आंखें 1938 की बहुत महत्वपूर्ण है, एकांकी नहीं छोड़नी है। रेशमी टाई 1941 की, रूप रंग 1951 का। 4 ऐतिहासिक एकांकी, शिवाजी महत्वपूर्ण है, चारों मित्रा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। विभूति, सप्त किरण और रिमझिम, कौमुदी महोत्सव, ये इनकी एकांकियां हैं। 8, 9, 10 एकांकी जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको यहाँ पे दी है। इसी के बाद में बात कर ले तो सुमित्रा नंदन पंत ने इनकी एकलव्य, जो अभी हमने एकलव्य काव्य देखा था, एकलव्य काव्य रचना को छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा है। देखिए, इसको आप जितना स्टार लगाना चाहें लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि एकांकी से राम कुमार वर्मा के बहुत प्रश्न बन चुके हैं, पहले काव्य से भी प्रश्न बन चुके हैं, विकल्प को काटने के अनुसार भी जो इनका काव्य की रचनाएं आ जाती हैं वहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। बात यहाँ पे आके टिक जाएगी। अब एक्सपर्ट अगर कोई थोड़ा सा भी शोध करके पेपर बनाएगा तो वो यहाँ पे रख देगा कि राम कुमार वर्मा के किस काव्य को सुमित्रा नंदन पंत ने छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा है। अब आप ये सोचेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे परीक्षा हॉल में बैठ के, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से अगर कोई तथ्य बचता भी है तो वो टेस्ट सीरीज में किस तरह प्रश्न बन सकता है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं उनको पता चल रहा होगा कि कितनी मेहनत के साथ में पेपर बन रहा है। तो इसीलिए हमने 10 रुपये चार्ज अगर रखा है टाइपिंग का चार्ज करके, टाइपिंग का चार्ज आपसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक टेस्ट पेपर को सेट करने में, बनाने में, और वो भी प्रामाणिक तथ्यों के साथ में। और इतनी सुविधा हम साथ में आपको दे रहे हैं कि यदि किसी का विकल्प, किसी प्रश्न का विकल्प एक आदि विकल्प ऐसा हो जाता है कि विकल्प बी ठीक है और हमसे धोखे से ए हो गया है, तो आप उसको भी समझ पाएँ। क्योंकि जो भी 10-12 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो आपको मतलब ग्रुप में, जो पब्लिक जो प्राइवेट ग्रुप है, हम उसको चैट को ओपन करते हैं आपके लिए। कहीं आपका डाउट है, आपको कुछ और प्रश्न करना है तो आप हमसे कर सकते हो। यानी कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, आप हमारे बिल्कुल एक कहते हैं ना कि परिवार, वैसे तो आप सभी लोग डीएस एकेडमी के परिवार का हिस्सा हैं, आपका अपना परिवार है डीएस एकेडमी, लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको और भी कई अथॉरिटी मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत ने राम कुमार वर्मा की किस काव्य रचना को छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा है।
अब आप थोड़ी देर तो ये सोचेंगे परीक्षा हॉल में बैठ के, यदि आप इस तथ्य को नहीं पढ़े हुए होंगे, अब तो आपने पढ़ लिया है क्योंकि तेजा मैम ने आपको पढ़ा दिया, आप वहाँ पे सोचेंगे एक मतलब राम कुमार वर्मा ने तो महाकाव्य कोई लिखा ही नहीं था, महाकाव्य की श्रेणी में कोई काव्य आता ही नहीं है। तो देखिए, महाकाव्य की श्रेणी में रचना आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन महाकाव्यात्मक विचार किसने माना है? सुमित्रा नंदन पंत ने। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना स्टार इस लाइन को देना है आपको दे दीजिए। 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया था समग्र साहित्य के लिए। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपकी जो चित्ररेखा है, चित्ररेखा रचना पे देव पुरस्कार रीतिकालीन कवि जो देव हैं, देव पुरस्कार मिला, इन्हें देव पुरस्कार भी मिला है। किस रचना पर? तो चित्ररेखा रचना पे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के कवियों को देखते हैं। यहाँ से जितना महत्वपूर्ण है हम उतना ही आपको कराएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कराएंगे। चलिए, तो जो भी कैंडिडेट हैं और किसी की कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप की हम चैट ओपन करते हैं प्रत्येक रविवार को। लेकिन हमें समस्या यहाँ पे आती है कि आप अन्यत्र लिंक या फिर अन्यत्र चीज़ें आप उसमें शेयर करने लगते हैं, तो थोड़ा करके थोड़ा सतर्कता रखिए आप अपने में, क्योंकि ये प्राइवेट पब्लिकली ग्रुप आपको इसलिए ओपन किया जाता है कि आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए। अब आप उसका अन्यत्र फ़ायदा उठाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। दूसरे कवि में बात कर लेते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी का हम यहाँ पे सिर्फ काव्य ही देखेंगे। 1898 से इनका जो समय है 1966 ईस्वी, कहाँ? इटावा, आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, काव्य में बात कर लेते हैं इनके। तो काव्य में है तक्षशिला, महत्वपूर्ण है। तक्षशिला की बात करें तो 1931। दूसरे नंबर पे बात करें तो राका 1935, सीधा सीधा लिख लीजिए। तीसरा है मानसी, ये भी 1935 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो विसर्जन, महत्वपूर्ण है इनके सभी। विसर्जन 1936 का। 5 नंबर पे बात करें तो युगदीप, युगदीप की बात करें तो 1939। 6 नंबर पे है अमृत और विष। कमेंट कीजिएगा अमृत और विष उपन्यास किसका है? आप लोग पढ़े होंगे पहले ही उपन्यास को, इसको कमेंट कीजिएगा किसका है। ये भी 1939 का है। 7वें नंबर पे यदि बात करें तो विजयपथ, विजयपथ की यदि बात करें तो 1948 का है। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और कल्पना की यदि बात करें तो 1950 की है। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन की यदि बात करें तो इसका समय है 1958 ईस्वी। ये थे आपके उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट में बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जो आगे देखेंगे अगले टॉपिकों पे। उदय शंकर भट्ट एकांकी के रूप में आगे देखेंगे। 1898 से 1966 इटावा इनका जो समय रहा है, इटावा उत्तर प्रदेश रहा है। तक्षशिला महत्वपूर्ण है 1931 की। राका, मानसी, विसर्जन, ये तो चारों आपको याद ही होनी चाहिए। उसके बाद में युगदीप भी आपको पढ़ लेनी है। अमृत और विष ये आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि अमृत और विष उपन्यास है, वो किसका है? हो सकता है कि भ्रम में करके आपको विकल्प में रख दे। वहाँ पे काव्य पूछेगा और आप जल्दी में सोचेंगे कि अरे अमृत और विष तो उनका पढ़ा हुआ है। हम नहीं बताएंगे किसका, क्योंकि आप कमेंट करेंगे हमें किसका है, और उसी में आप सीधा सीधा काव्य पूछेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, अगर गद्य लिखा है हो सकता है काव्य भी हो सकता है, और उसी के साथ में आप वहाँ पे गलत कर ले जाएंगे। आपको लगेगा कि प्रश्न बहुत सरल था, आयोग ने पूछा था, लेकिन आयोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सरल सा प्रश्न आपसे सरल करा ले। ऐसा नहीं है, आपसे हल नहीं कराएगा वो सरल सा प्रश्न। उस सरल से प्रश्न में भी कुछ ना कुछ टेढ़ा रखा होगा, और वही टेढ़ा हम यहाँ पे आपका निकालते हैं। विजयपथ याद करके रखिएगा, यथार्थ और कल्पना, अंतर्दर्शन थोड़ा सा देखते रहिएगा। उदय शंकर भट्ट जी का इनकी रचनाओं का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो राइटर और बचे हुए हैं जो उत्तर छायावाद के जो अन्य कवियों में थे। इसके बाद में जो राष्ट्रीय चेतना इसी के साथ में चल रही थी, हम उसको देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अगली क्लास में जब हम देखेंगे। बात कर लेते हैं मोहनलाल महतो वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी, वियोगी इनका उपनाम है, वियोगी हरि भी हैं और ये वियोगी हैं। 1899 से 1990 जो है इनका समय है। समय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सीधा सीधा समय ही इनका नोट कीजिएगा। इसी के साथ में काव्य में यदि बात करें इनके, तो काव्य में है अछूत 1925, अछूत 1925। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो निर्माल्य 1926, निर्माल्य 1926। तीसरे नंबर पे बात करें तो एक तारा, एक तारा और इसका समय 1927 है। ठीक है। धुंधले चित्र, धुंधले चित्र, धुंधले चित्र की यदि बात करें तो आपका 1930 है ये इसका समय। और 5वें नंबर पे यदि बात करें कल्पना 1935। हर कोई कल्पना करता है, क्या करें। प्रबंध काव्य में बात कर लेते हैं, इनका प्रबंध काव्य कौन सा है, प्रश्न बन जाता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में है आर्यावर्त। आर्यावर्त के समय की बात करें तो 1946 महत्वपूर्ण है और दूसरे नंबर पे है बस यही है आर्यावर्त, ये महाकाव्यात्मक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज। जनार्दन प्रसाद झा द्विज इनका भी उपनाम था। ठीक है। समय की यदि बात कर लें तो समय है 1904 से 1964, बहुत ज़्यादा आयु इनकी नहीं थी। काव्य में यदि बात कर लें तो काव्य में है अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति का समय 1933 है और दूसरे नंबर पे है अंतर्ध्वनि, अंतर्ध्वनि। ठीक है। और इसी के साथ में एक और है रचनाकार आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र अंतर्जगत, अंतर्जगत समय की बात करें तो 1924 ईस्वी का है। अब पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और देख लेते हैं। बात कर ले थोड़ा सा मोहनलाल महतो वियोगी। वियोगी उपनाम है, वियोगी हरि नहीं है। और 1899 से 1990 समय है। अछूत थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दलितों में ज़्यादा करके रचनाएं अछूत नाम से लिखी गई हैं। निर्माल्य है एक तारा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है 1927 का। धुंधले चित्र कल्पना, आप पढ़े रहिएगा। प्रबंध काव्य ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। आर्यावर्त 1946 का ये महाकाव्य है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज उपनाम है। समय की बात करें तो 1904 से 1964 है। काव्य में बात करें अनुभूति 1933 का। अंतर्ध्वनि इसी के साथ में लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है अंतर्जगत 1924। थोड़ा सा प्रश्न बन जाएगा किसका काव्य है। आप लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को गद्यकार समझ के, उपन्यासकार समझ के आप विकल्प से बाहर कर देंगे, जबकि हो सकता है कि अंतर्जगत ही प्रश्न रहे, आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्जगत किसकी रचना है और लक्ष्मी नारायण मिश्र वहाँ पे विकल्प में रहे, तो आप सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को ही हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कितना हमारा विवेक प्रश्न में चलता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और कवियों को देखते हैं। चलिए, इसी के साथ में अभी एक मैजिक है, थोड़ा सा कुछ और नवीन भी है इसी के बाद में, जो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं किया है, आप रुके रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं और जो है बाकी के कवियों में है केदारनाथ सिंह।
केदारनाथ सिंह और इनका उपनाम है प्रभात। समय की बात करें तो 1907 से 1984। रचना में बात करें, काव्य की रचनाओं में चिर स्पर्श, दूसरे नंबर पे सेतुबंध, तीसरे नंबर पे बात करें ऋतंभरा। महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, आप इसको याद करके रखिएगा, 1957। इसी के साथ में बात करें तो कर्ण। पांचवें नंबर पे यदि बात करें कर्ण के बाद में तो हैं आपके केकई। छठे नंबर पे शुभ्रा। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो कलेजे के टुकड़े। आठवें नंबर पे बात करें तो ज्वाला और 9वें नंबर पे है कंपन। किसके हैं? आपके केदारनाथ सिंह प्रभात के। बात कर लेते हैं आरसी प्रसाद सिंह। समय की इनकी यदि हम बात करें तो समय है 1911 से 1996। 1911 से 1996। काव्य में यदि बात करें तो काव्य में है, पहला है कलापी आपका 1938 का। दूसरे नंबर पे बात करें तो संचयिता के समय की बात करें तो 1942 है। तीसरे नंबर पे बात करें तो जीवन और यौवन। समय की बात करें तो इसका भी 1944 समय है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो नई दिशा के समय की बात करें तो ये भी 1944 का है। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो पांचजन्य 1945 का। और छठे नंबर पे बात करें तो प्रेम गीत 1954। एक और रचनाकार बच जाते हैं हमारे गोपाल सिंह नेपाली उपनाम है, ठीक है। इनकी जो काव्य रचनाओं में है तो वो सीधा सीधा नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं प्रश्न बनेगा। पंछी, उमंग, रागिनी के बाद में है पंचमी और रिमझिम। कमेंट कीजिए अभी किसकी पढ़ी है आपने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा तेजी के साथ में, बहुत महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। केदारनाथ सिंह प्रभात में चिर स्पर्श आपको पढ़ना है। सेतुबंध, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ऋतंभरा वेरी वेरी मोस्ट है 1957 की। कर्ण, केकई, शुभ्रा, कलेजे के टुकड़े, ज्वाला, कंपन। कलेजे के टुकड़े थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है क्योंकि टुकड़े दास्तान इस तरह से करके कई रचनाएं हैं, तो कलेजे के टुकड़े हो सकता है कि वैसे प्रश्न ना बने सीधा, लेकिन जो सुमेलित वाले विकल्प आते हैं तो उसमें हो सकता है कि ये प्रश्न बन जाए। आरसी प्रसाद सिंह की बात कर ले तो 1911 से 1996 समय है। कलापी महत्वपूर्ण है। संचयिता 1942 का। जीवन और यौवन थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। नई दिशा नवीन दृष्टि को देखते हुए हो सकता है एग्जामिनर पेपर बना दे 1944। पांचजन्य थोड़ा सा बन सकता है 1945 का है। प्रेम गीत नहीं बन पाएगा। गोपाल सिंह नेपाली, पंछी उमंग, रागिनी, पंचमी, रिमझिम थोड़ा सा बन सकता है विकल्प में, क्योंकि अभी हम रिमझिम पढ़ के आ रहे हो, बताइएगा किसका है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे थोड़ा सा नया, चलिए नए में क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे नए में कि छायावादी काव्य में यानी कि छायावाद में भी ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। वैसे तो ब्रज भाषा का जो एक विस्तार था, जो अपने समय में ब्रज जो काव्य लिखा गया था वो भक्ति काल में भी सगुण भक्त कवियों द्वारा लिखा गया था। जैसा कि हमने पहले देखा था कि सूफियों की भाषा अवधि ज़्यादा थी, अवधि मिश्रित में थी, ग्रामीण अवधि थी। तुलसी की अवधि की बात करेंगे तो उनकी परिनिष्ठित
अवधि थी जो संस्कृत निष्ठ मिल के बनी थी। संत कवियों की बात करेंगे तो सदुक्कुड़ी थी, जिसमें राजस्थानी भी हैं आपके जो संत कवि हैं उनकी वही भाषा थी। लेकिन जो आपके कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में अधिकतर काव्य लिखा था। वो ब्रज भाषा पिंगल रूप भी लिए हुए थी, जो राजस्थानी प्लस ब्रज मिलके जो पिंगल बनती है शैली में वो भी थी, और आपकी जो ब्रज है वही थी। इसी के बाद में जब हम रीतिकाल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ब्रज अपने में बढ़ जाती है। उसी के साथ में उसका देखते हैं जब कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तब वो बहुत तेज ज्वलंत मतलब तेजी से जलता है, प्रज्वलित होता है, बहुत तेज़ी से जलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। रीतिकाल में जो ब्रज भाषा थी वो एकदम से चढ़ाव पे थी और एकदम से फिर वो उतरने पे भी आ गई, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद फिर ब्रज भाषा क्षीण होने लगी थी और उसके स्थान पर खड़ी बोली आ गई थी। अब छायावाद में भी बहुत सारे काव्य थे, जैसे कि आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, सब ने पहले ब्रज में रचनाएं लिखी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका को पढ़ के उनसे प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने फिर ब्रज को छोड़कर खड़ी बोली में रचनाएं की थी। लेकिन जो प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उनकी वो ब्रज भाषा में ही हैं। तो यहाँ पर भी ब्रज भाषा में काव्य रचे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से काव्य हैं ब्रज भाषा में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस भाषा में है। ठीक है, आपको लगेगा कि छायावाद के कवियों का पढ़ाया था मैम ने, अब क्यों किसी और का होगा, खड़ी बोली में होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने काव्य लिखा नहीं है, इन्होंने यहाँ पे संकलन किया, संपादन किया है, अनुवाद किया है, बस वो थोड़ा सा है। बुद्धचरित, बुद्धचरित में अनुवाद किसका है? तो एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया, का ब्रज में अनुवाद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपका रामनाथ ज्योतिषी, ऐसे ही ज्योतिषी यहाँ लिखा हुआ है। रामचंद्रोदय काव्य, कब का है? तो 1936 का। आगे बात कर लेते हैं राय कृष्णदास की बात करें तो ब्रजरज की यदि बात करें तो 1936 का है। इसके बाद में बात करें वियोगी हरि की बात करें तो वीर सतसई 1927 की। दूसरे नंबर पे है इनकी चरखा स्तोत्र। इसी के साथ में किशोरीदास वाजपेयी। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। किशोरीदास वाजपेयी की यदि बात करें तो इनकी रचना है तरंगिणी। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अनूप शर्मा की। ये सब ब्रज भाषा के कवि हैं जो छायावादी युग में हैं। फेरी मिलोवे बहुत महत्वपूर्ण है, फेरी मिलिबो। इसी के साथ में है सिद्धार्थ महाकाव्य है इनका। ये किनका? अनूप शर्मा जी का। रामेश्वर करुण की यदि बात करें तो इनका है करुण सतसई। करुणा भी मिल जाता है कहीं कहीं पे, तो करुण सतसई किनका है? रामेश्वर करुण का करुण उपनाम है। उमाशंकर वाजपेयी और इनका उपनाम है उमेश। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बन जाता है। ब्रज भारती, इनकी जो रचना है वो है ब्रज भारती। ठीक है, ये हुआ आपका छायावाद का इतिश्री। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें समझाने जैसा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई तथ्य शेष है।
तो देखिए, ये था आपका छायावाद। छायावाद में जो अन्य कवियों में बात कर रहे थे, यहाँ पे जो ये कवि हैं ये सभी छायावादी ब्रज भाषा काव्य है। छायावाद में रचित ब्रज भाषा काव्य, क्योंकि ऊपर नहीं लिखा था, भूल गए थे, ब्रज भाषा काव्य, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं ये सारी ब्रज भाषा में रचित हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है। प्रश्न कैसे बन जाएगा, सीधे सीधे बता दें कि सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली में रचित रचना नहीं है। कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क स्मृति में ये तथ्य आएगा कि ये तो छायावाद के कवि हैं, यानी कि खड़ी बोली, छायावाद में खड़ी बोली थी, तो आप वहाँ पे एक प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। बस इतना मात्र उद्देश्य था। देखिए, जहाँ से हमें लगता है कि एक प्रश्न आपका गलत होने की संभावना है, वहाँ से हम तथ्य आपके लिए लेके आते हैं। यही सेम पैटर्न और इससे प्लस होके हम तथ्यों को टेस्ट पेपर में भी सेट कर रहे हैं। हम आपको इन 50 टेस्ट पेपरों में इतना रमा देंगे कि अगर वहाँ से प्रश्न बनता है, उन टॉपिकों से प्रश्न बनता है, उस एक तरीके से प्रश्न की संरचना उस तरह की होती है, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप एक, देखिए, अंतिम आप जो भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, अपने अपने विषय में हर कोई धुरंधर होता है। आपको मुझसे भी ज़्यादा आता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सर्वेसर्वा हूँ, नहीं, मैं एक विद्यार्थी के रूप में हूँ, आप ही की तरह हूँ। बशर्ते यहाँ पे तथ्य ये आ जाते हैं कि पेपर किस तरह सेट हो सकता है, क्वेश्चन को किस तरह, इस लाइन को आप देखिए। आप भी जो सहायक पुस्तकें हैं जैसे गोविंद पांडे, पुनीत राय, दृष्टि, बाकी सबको आप भी पढ़ते होंगे। विवेक शंकर सर की किताबें हैं और भी बहुत सारी किताबें हैं। जो मूल पुस्तकें हैं, डॉक्टर नगेंद्र की इतिहास है, बच्चन सिंह का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, ठीक है, आप रामचंद्र तिवारी जी का है, आप इन सबको पढ़ रहे होंगे। लेकिन हर किसी के पढ़ने की जो दृष्टि है वो अलग हो जाती है। एक तो सीधा सीधा है कि रचना की विषय वस्तु क्या है, आपने वो पढ़ ली। एक प्रश्न ये बन जाता है कि क्या यहाँ से भी कथन बन सकता है। अब आप हमें फ़ोन करते हो, फ़ोन करके पूछते हो कि मैम पेपर कहाँ से सेट कर रहे हो। अरे भाई, बच्चन सिंह का कथन है तो बच्चन सिंह के इतिहास से ही लिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से लिया गया है। बशर्ते आपकी दृष्टि थोड़ी सी चूक जाती है वहाँ पे, क्योंकि जब बार बार हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार पुराने पेपरों का जब हम एनालिसिस करते हैं, पुराने पेपरों को हम देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ से भी कथन बन सकता है। और यदि ये कथन बन चुका है, अगर आगे एक्सपर्ट थोड़ा सा भी नवीन रखने का प्रयास करेगा तो इसको ना रख के यहाँ से कथन रख सकता है। तो वही सब कथन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, वही सब रचनाएं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, भूमिकाएं, जहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं वो सब हम आपको लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो भी 7-8 टेस्ट पेपर हुए हैं आप उसमें देख सकते हो। अभी आप देखेंगे कम से कम 1000 के समथिंग आपके पास प्रश्न पहुँच चुके होंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह से 700-800 प्रश्न जो आपके पास 900-1000 पहुँचे हैं, आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको तैयार किया जा रहा है। वो चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे संस्कृत व्याकरण हो, साहित्य हो, और हिंदी व्याकरण हो, काव्यशास्त्र से भी आपको प्रश्न उठाया जा रहा है, भाषा विज्ञान से भी उठाया जा रहा है, कोई पोर्शन आपका नहीं छूट रहा है। पुरस्कारों से भी किस तरह के प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, ये सब आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं है। देखिए, अगर आपसे 10-10 रुपये ले तब तो आप हमें प्रति सप्ताह दे दिए करता है, लेकिन ऑनलाइन का सिस्टम है, हम नहीं ले सकते आपसे 10 रुपये। तो इसीलिए हमने न्यूनतम टेस्ट सीरीज सेट करके तभी आपसे न्यूनतम चार्ज रखा है, 10 रुपये चार्ज रखा है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग का चार्ज इसमें जाता है। हमारा तो जो वर्क है, जो मानसिक जो रहता है, उसका तो हम कुछ आपसे ले ही नहीं रहे हैं। क्लासेस भी आपको पूरी कंटिन्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम कहते भी नहीं है कि हाँ आप हमें कुछ पे कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना चयन सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद में फिर हमें कॉल कीजिएगा कि हाँ आपने पढ़ाया था, यहाँ से आया था, और हमारा इस विद्यालय के, मतलब इस ज़िले के, इस तहसील के, मतलब इस ज़िले के और इस स्कूल में या इस विद्यालय में हमारा चयन हुआ है। तब आप हमें फ़ोन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि तैयारी से कहीं भी चूक ना हो, इसीलिए अचूक प्रश्नों का संकलन हम लेके आ रहे हैं। चलिए बता दें आपको, आप कॉन्टैक्ट नंबर किस पे कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ा सा जो नए कैंडिडेट हैं, अभी 1-2 क्लास में हमसे जुड़ रहे हैं, तो 9568802463
आप इस नंबर पे जब कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जो लेनी होगी आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। इसी के साथ में जो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लेकिन टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करेंगे तो डेमो के लिए अगर आपको टेस्ट पेपर देखना है तो भी आप इसी पे फ़ोन करेंगे, आपको डेमो भेज दिया जाएगा, लेकिन आंसर की आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आंसर की पब्लिकली हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझदार बनिए, क्योंकि हर किसी का हम भी मेहनत करते हैं और जो टाइपिंग वाला है वो भी मेहनत करता है, बेशक वो थोड़ी त्रुटियां भी करता है। ठीक है। तो ये जैसा भी है चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9568802463 पे आप कॉल करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए समय ना व्यर्थ करते हुए, क्योंकि जब ज़्यादा टेस्ट पेपर हो जाते हैं तो आप भी नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए सप्ताह में हमारी जो खासियत है वो ये है कि हम सप्ताह में आपको 2 टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। ये नहीं कि संडे टू संडे दे रहे हैं, ऐसे तो पूरा साल हो जाएगा, नहीं। हम सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर लेके चल रहे हैं और वादा है कि सारे टेस्ट पेपर जो आपके हैं, यदि पेपर की कोई तिथि अनाउंस हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी की या किसी और की भी, तो हम फिर उनको पेपर से पहले ही हम आपके कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका जो टेस्ट का जो चार्ज रहेगा 50 टेस्ट पेपर का 500 रुपये है। ठीक है। और एक टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे तो 10 रुपये मात्र आपको पड़ रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और 125 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 6250 प्रश्न हम दे रहे हैं, लेकिन 6200 में कम से कम आपके 15 से 20 हज़ार प्रश्न हम आपके तैयार कराने। और 15 से 20 हज़ार प्रश्न जब आप तैयार कर लेंगे तो 125 प्रश्नों में देखो, मैं गारंटी तो लेती नहीं हूँ, लेकिन अधिकांशता प्रयास यही है कि अधिक से अधिक पेपर वहाँ से आपका तैयार हो। ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको उचित लगता है। इसी के साथ में क्लास को लाइक कीजिए और जितना हो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी समय है, वो लोग भी अपनी तैयारी कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आगे बात करेंगे उत्तर छायावाद, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी उसमें हम चर्चा करेंगे। उसमें जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।